वो क्या रीमा रीमा के लिए यू करना मतलब पूरा माउंट एवरेस्ट खिसक जाए यार। मेरे फोन क्या चीज है फिर, है क्या नहीं। एक बार क्या हुआ, वृंदा फंस गई जमीन में। तो बेटा देखो ऐसा हुआ था कि ये जमीन है, ये वृंदा का वो सीक्रेट रास्ता है। तो वृंदा है ना यहाँ बेटा ऐसे फंस। जेनिस बेटा बोर्ड दिखा सही से। ठीक। ओके अब सुनो बेटा, अब ध्यान। चैप्टर में पढ़ना हमें फूड रिसोर्सेस के बारे में, खाने के बारे में पढ़ना बेसिकली, ठीक है। अब जब हम खाने की बात करते हैं तो खाने की अलग अलग चीजें, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट पीपल्स ईट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, राइट। कुछ जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर क्रॉप से जुड़ी चीजें खाते हैं ना, गेहूं, बाजरा, दाल, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो अच्छा खाने में ये भी है प्लस, क्रॉप के साथ में क्या है, मिल्क, राइट और रॉन्ग, है ना। तो मिल्क और उनके प्रोडक्ट, ये वेज में आ गया। फिर कुछ नॉनवेज चीजें होती है जिसमें मीट, एग, फिश, है ना, ये सब चीजें हैं, है क्या नहीं है। ठीक है, कुछ और भी चीजें हैं खाने में, ठीक है, जो भी अगेन वेज में आती है, हनी। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम फूड के तौर पे यूज करते हैं, राइट है ना। अच्छा, और ये जितनी भी चीजें हैं ये किसी ना किसी जिंदा चीज से हमको मिलती है। जैसे नमक भी यूज करते हैं, पर नमक तो वो तो ओशन से मिलता है, तो वहां तो कोई इशू नहीं, वो तो भरमा रही है हमारे पास में, ठीक है। पर ये जो चीजें हैं, हनी हो गया, क्रॉप है, मिल्क से बनी हुई कोई भी चीज है ना, घी हो गया, कुछ भी है, या मीट है, एग है, फिश है, ये सब लिविंग थिंग से आता है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि हमारा देश प्लस पूरा वर्ल्ड, उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली बढ़ रही है, ठीक है। बहुत तेजी से वो राइज कर रही है, पॉपुलेशन जो है, ठीक है। अब बेटा सीधी बात है, इंसान है तो या तो ये खाएंगे या इनमें से कुछ 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 तो खाते होंगे ना बेटा, हवा तो खाते नहीं होंगे, है कि नहीं। थोड़ी साक्षी है कि वो मसाला से काम चल गया। अरे हाँ के ना, नाश्ते में पीला मसाला, लंच में सफेद मसाला, और रात में बाबू मसाला, पेट भर गया। अरे हाँ के ना, फिर एक दो तीन बीड़ी मार ली, सब फुल। आंची की बात करो तो ठीक समझ में आ गई भाई, पैक मार लिया, खत्म खत्म। सुबह वोडका, दिन को विस्की, रात को स्कॉच, रेड वाइन, खत्म, पेट भर गया। भाई इनकी बात समझ में आती है, पर हम तो मानस है। चलो एक, भाई देखो, अगर अगर सामर्थ्य की बात, तो भी खाली तो इंसान ही है ना, तो इस कैटेगरी में आ गई। हाँ अगर हम बात करें इसकी, तो ये भी मतलब मीट मतलब वो मच्छर तो आ गया बेटा, वो भी लिविंग थिंग्स ही है आखिर में, है कि नहीं है। पर बेटा वो आता तो यहीं से, थोड़ा खून तो जिंदा चीजों से आता है ना। और अच्छा, हाँ तो वो आगे आएगा तो इसी में से ना, कैटेगरी में से, हाँ के ना। अच्छा, ओके। अब सुन, कहने का अर्थ है कि हम जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वो फूड या तो ये रिसोर्स से आ रहा है या ये वाला फूड, राइट है। अब ऐसा है कि पॉपुलेशन इतनी तेजी से राइज कर रही है कि सबको भूख लगती है, राइट है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन की आप जो जरूरत है फूड की, वो पूरी कैसे करोगे। देखो, आग, सबसे मेन जो रिसोर्स है वो है क्रॉप, राइट है, फूड में, है ना। अब आप सोचो, और फिर चलो फिश भी है, मीट भी है। तो फिश को रहने के लिए ओशन चाहिए, मीट आता है किसी जिंदा चीज से, उसको रहने के लिए लैंड चाहिए, क्रॉप खेतों में उगता है। अब इंसानों को रहने के लिए भी जमीन चाहिए, और खेती भी जमीन पे ही होती है, और पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि इंसान रेगुलरली जो लैंड है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपने रहने के लिए, और जो खेती की जमीन है वो हर दिन कम हो रही है, आजकल लोग खेती छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप देखो गांव के लोगों ने पूरा गांव को, अभी आप किसी गांव में रहते थे, और आप आज से गो बियॉन्ड 20 ईयर, तो सब लोग गाँव में मिले खेती कर रहे हैं। अब कोई नहीं करता खेती, भले ही वो शहर में आके 10,000 कमाए, फिर भी वो खेती नहीं करेगा, क्योंकि खेती के प्रति एक नेगेटिव, एक एक विचार बन गया मन में, ठीक है ना, कुछ चीजों की वजह से। तो हो क्या रहा है पता है, आप समझो। भाई आपके घर पे एक घड़ा है, ठीक है,
पूरा पानी से भरा हुआ है। पहले पीने वाले दो थे, अब पीने वाले हैं 15, और सब पानी पिए जा रहे हैं, अंदर कोई फील नहीं कर रहा है उसको। तो क्या होगा? जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? तो सेम वे खाने के साथ में, अगर सब लोग इसी तरीके से खेती छोड़ेंगे, और जो कि होगा, जैसे जैसे मॉडर्निटी बढ़ेगी, लोग धीरे धीरे जो इजी काम है उसकी तरफ जाएंगे। खेती मेहनत का काम होता है, ठीक है। खेती में अगर आप ट्रैक्टर के पीछे जो ना ट्रॉली बांधनी होती है ना, तो उसमें भी आपका आधा घंटा चला जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। हमारे घर पे से मुझे मालूम है, वो सिर्फ ट्रॉली बांधने में, उसके बाद में पूरा खेत करना है, तो वो तो पूछो मत। बहुत हार्ड टास्क होता है। अगर आप एक भी काम करो ना, अब आधे घंटे के अंदर ही सांस फूल जाती है। मैं जब घर पे जाता हूँ तो जो कदम ही मालूम पड़ता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। डेली करो चलो कोई बात नहीं, हैबिट बन जाती है, पर फिर भी बहुत लेबर वाला काम, मेहनत वाला काम है। तो लोग ये प्रेफर नहीं करते आजकल। लोग थोड़ा सा आराम चाहते हैं, दे वांट रेस्ट चाहिए, थोड़ा घूमना फिरना होना चाहिए, एक वो वाला माहौल है। तो अब होता क्या है कि लोग खेती छोड़ रहे हैं। तो वो बात वो वाली है ना, कि अब खाने वाले ज्यादा है और उगाने वाले कम है। तो अगर ये चलता रहा, तो एक समय इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना कहाँ से खिलाओगे आप? आप सब सिटी में तो आ गए, पर आप जहां से ये दाल चावल लाते हो, डी मार्ट या जो भी मार्ट है, वहां पे दाल चावल होंगे ही तो बेटा क्या खाओगे? डी मार्ट की दीवारें खाओगे? आप समझे? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ भी करके अपने जो फूड रिसोर्सेस है, इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इनमें इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। मतलब सर क्या होता है इम्प्रूवमेंट लाने का? मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि मान लो कि इतनी जमीन है, ठीक है, उस पर मैं खेती करता हूँ, आपके बानू से खेती करते हैं, ठीक है। इतनी जमीन से मान लो कि 3 बैग मैं वीट उगा सकता हूँ। हर साल मैं 3 बैग वीट पैदा करता हूँ, ठीक है, पूरी जमीन पर गेहूं उगा के। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा उस सीड के साथ में कि अगली साल इतनी जमीन से 3 नहीं, 30 बैग निकले। जमीन तो उतनी है, तो पौधे भी उतने ही लगेंगे जितने लगते हैं। अरे हाँ के ना? तो फिर कैसे पॉसिबल है? तो ये तो देखो, जब भगवान को ऐसे बुम बुम के आहा तथास्तु, वो तो होने वाला नहीं है। तो क्या करोगे आप? तो हमको इस चैप्टर में यही समझना है कि किस तरीके से हम इंप्रूवमेंट लाएंगे, क्या क्या टेक्निक्स है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्रॉप को इंप्रूव करने का क्या तरीका है, क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए हमें। फिर पढ़ेंगे मीट और जो एग है, उनके फील्ड में हम ऐसा क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं कि उनमें इंप्रूवमेंट आए। हनी कलेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, मिल्क कलेक्शन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1 हेक्टेयर जमीन जो है इसराइल में, 1 हेक्टेयर जमीन से वो हर साल, जबकि इसराइल में 10 मिलीमीटर, ठीक है, इतनी बारिश होती है पूरे साल में। इंडिया में नॉर्मल जो बारिश है, डू यू नो इंडिया इज नोन एज वेट कंट्री, मतलब सबसे ज्यादा बारिश होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। ऑल द वे, अगर पूरे इंडिया को देखें, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो जगह इंडिया में ही है। मानसी राम करके एक नॉर्थ ईस्ट में जगह आती है, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरे साल में। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसराइल सूखा हुआ देश है, चारों तरफ घिरा हुआ दुश्मनों से, फिर भी वो 1 हेक्टेयर जमीन में, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो 1 हेक्टेयर जमीन से ना 30 से 40 कुंटल सोयाबीन, ना बड़े, कुंटल इंटू 100 कर लो, तो 3000 केजी सोयाबीन 1 हेक्टेयर से निकालते हैं। और हमारे इंडिया में, जो कि हम बोलते हैं हमारे देश किसानों वाला देश है, वहां पे 4 कुंटल, 2 कुंटल, और कभी कभी तो पूछो मत। तो ऐसा क्या है उनके पास में? पानी तो वो का वही है। उल्टा जमीन उनकी हमसे ज्यादा खराब है। हमारी जमीन उपजाऊ है, पानी है, सब है, तो कमी क्या है? कमी है टेक्नोलॉजी। हमें उस पर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो इस चैप्टर में हम कुछ वही पढ़ने वाले हैं कि कैसा क्या कर सकती है। तो देखो, इसमें काम गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, और जो किसान है उनको भी करना पड़ेगा, दोनों को मिलकर करना पड़ेगा, तब क्रॉप इंप्रूवमेंट होगी। फिर मिल्क इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ की गायें जो है बहुत हेल्दी गाय, ठीक है, सबसे ज्यादा गर्मी बीमारी झेल सकती है, रफ एंड टफ बोल दो भैया। फिर भी हमारे गाय का कितना दूध प्रोडक्शन है? क्योंकि गांव में किसी घर पे गाय हो तो मैक्सिमम 10 लीटर। इसराइल में एक समय 35 लीटर दूध निकलता है, 35 लीटर, कैन यू इमेजिन? एक गाय एक समय, वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो दोनों टाइम मिला के ऑलमोस्ट 50-60 किलो मान लो। हमारा जितना दूध 6 भैंस मिलके देगी, उनका वो एक गाय पूरे दिन में दे देगी। तो ऐसा क्या कर रहे हैं वो कुछ तो कर रहे हैं ऐसा, कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उनके पास में। सही है, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हमें
जमीन तो उतनी ही है, हमें उतने से ही ज्यादा निकालना है। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो ये सब हमको चैप्टर में पढ़ना। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? तो आपको पूरा आइडिया आ गया होगा कि क्या क्या करने वाले चैप्टर में। ठीक है ना? हाँ, क्या बोल रहे थे आप? आ गया? ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, तो ये चैप्टर पूरा एकदम थियरी वाला चैप्टर है। जब मैं आपको मैं बताऊंगा आपको। देखो, मैक्सिमम तो आपको ऑलरेडी पहले से मालूम होगा। खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप क्या होता है, मैन्योर फर्टिलाइजर क्या होता है। ठीक है, कुछ और भी अगर एक दो नई चीजें तो वो देख लेंगे। ठीक है, इसमें कोई तो समझने वाली बात नहीं है, कोई गहराई वाली बात नहीं है। इट्स नॉट फिजिक्स। बस सिंपल सिंपल चीज वो समझ लेते फटाफट से। ठीक है ना? ऐसा। तो अब अपन सबसे पहले अपना पूरा फोकस जाएगा किस पे? क्रॉप। तो क्रॉप को कैसे हम इंप्रूव करें। ठीक है, तो आप जब अपने नोट्स खोलोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। सबसे पहला अपना टारगेट होगा किस? देखो, अपन को फूड रिसोर्स इंप्रूव करना है। फूड में सबसे पहले आता है क्रॉप। अपन क्रॉप की बात करेंगे। बुक में मत देखो, सिर्फ बोर्ड में समझो। आप जब रीडिंग करोगे सब समझ आ जाएगा, सिर्फ यहाँ देखो। ठीक है, देखो, अपन फूड का सबसे मेन सोर्स है क्रॉप। राइट है? क्रॉप तीन हम तीन काम करने पड़ेंगे हम, तब जाके ये रिसोर्स इंप्रूव होगा। वो तीन काम क्या है? तो पहला जो काम है वो हमें करना पड़ेगा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। हमें वैरायटी, ये वैरायटी का क्या मतलब होता है? पहला हमें उसकी वैरायटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, वैरायटी का मतलब क्या? मैं बोला मुझे क्रॉप की वैरायटी अच्छी करनी है, इसका मतलब क्या है? मतलब कहना क्या चाहते हो आप? भाई, एक पौधा है मान लो कि सरसों का या फिर बादाम का, तो वैरायटी इंप्रूव की मतलब क्या? मतलब ये कि वो पौधा सोयाबीन का जो इजराइल में है, अगर उस एक पौधे पे मान लो कि 100 सोयाबीन लगते हैं, तो हमारे इंडिया के उसी पौधे पे केवल 3 या 4 ही लग रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ वैरायटी, वैरायटी का मतलब है कुछ ऐसा करो उस पौधे के साथ में कि एक ही पौधे पे अब ज्यादा फल लगे। समझ गए? तो ये कैसे करोगे? तो इसके टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, इसके तरीके होते हैं। इसीलिए आप, और ये कौन, ये काम, ये जो काम है ये काम है गवर्नमेंट का, साइंटिस्ट काम है ये किसान नहीं कर सकता। आप समझ गए? ये काम गवर्नमेंट और जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो करेंगे। ये साइंस वालों का काम। इसराइल ने सबसे पहले इस पे काम किया। उन्होंने समझा कि पानी कितना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्या चाहिए, उन्होंने पूरी साइंस समझी। और उसके हिसाब से जो अपने जो किसानों को ट्रेन किया, और बस छा गए। इसराइल डेजर्ट कंट्री है, फिर भी क्रॉप, खाने का सामान एक्सपोर्ट करे। आप समझे? जस्ट इमेजिन, रेगिस्तान होते हुए भी खेती बाड़ी का सामान एक्सपोर्ट करता है। आप एक्सपोर्ट कब करोगे? जब आपके यहाँ बहुत सारा है तब एक्सपोर्ट करोगे ना। कि ऐसा है कि घर में ही कुछ नहीं है, आप बाहर बेच रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं ना भाई। राइट और रॉन्ग? है ना? ऐसा। तो ये क्रॉप वैरायटी कैसे इंप्रूव होती है? तो ये इंप्रूव होती है, पहला तरीका है सीड। हमें अच्छे और हेल्दी सीडों का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये अच्छे और हेल्दी सीड कैसे बनते हैं? तो इनको बनाने की टेक्निक्स होती है। एक टेक्निक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या होता है? देखो, अगर मान लो कि आपको, हमें देखो हम क्या चाहते हैं, एक सीड में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए पहले वो समझते हैं। फिर हम समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड क्या है। ये सब यूज होते हैं अभी। ठीक है, एक क्रॉप में आप क्या चाहते हो कि क्रॉप में कौन कौन सी वेराइटीज हो, जो आप बीज उगा रहे हो उसकी क्या खासियत हो? क्योंकि आप समझो, प्रॉब्लम क्या है, जमीन दिन ब दिन कम हो रही है, खेती वाली, हमको प्रोडक्शन फिर भी बढ़ाना है। तो हमारा बीज कैसा होना चाहिए, उस बीज के पास में क्या गुड हेल्दी सीड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज कैसे इंप्रूव करनी है उसके टेक्निक बताऊंगा बाद में। पहले क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए आपके हिसाब से? ठीक है, तो देखो आगे में यहाँ लिखी हुई है। पहला है वो हायर ईल्ड देना चाहिए। ईल्ड मतलब ज्यादा पैदावार होनी चाहिए। अगर आपने एक बीज उगाया, एक पौधा उगेगा, उस एक पौधे से मान लो कि पहले निकलता था 10 kg, अब निकलना चाहिए 60 kg, तो बोलेंगे हायर ईल्ड। ये कैसे होगा? ये इन टेक्निक से होगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये चाहिए हमको, सीधी बात है कि पौधा वही पर ज्यादा पैदावार हो। पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस बीज में, ये खासियत होनी चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए? उसकी क्वालिटी अच्छी हो, इंप्रूव्ड क्वालिटी हो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? बायोटिक
प्लस अबायोटिक रेजिस्टेंस। रेजिस्ट करता मतलब क्या, ये क्या होता है बायोटिक अबायोटिक? देखो, जिस तरीके से हम बीमार पड़ते हैं, पौधे भी बीमार पड़ते हैं। ठीक है, पौधों को क्या दिक्कत आती है? या तो कोई जो जीवड़ा होता है, इंसेक्ट, जैसे कि रिसेंटली हम हमारे खेत पे हमने ये एक क्या आता है, पपैया, पपीता बोलते हैं उसे हिंदी में। ठीक है, तो पपीता उगाया हुआ है। अब पपीता के कुछ पेड़ों पे ना व्हाइट कलर का एक कुछ पाउडर पाउडर चिपक गया, उसे बोलते हैं मिनी बग बोलते हैं। जिन जिन पौधों पे वो मिनी बग है, उसके पपीता की साइज इससे बड़ी हुई नहीं। वो क्या करते हैं, जैसे ही वो पेड़ मिट्टी में से न्यूट्रिएंट खींच के भेजता है पपीता में, वो सारे न्यूट्रिएंट को ले लेता है मिनी बग। मैं समझो, क्रिमिनल ने पैसे कमाए, पर मैंने चुरा लिए, तो वो तो वहीं की वहीं। वो कमा रही है, मैं चुरा रहा हूँ, वो कमा रही है, मैं चुरा रहा हूँ, तो उसका बैंक बैलेंस तो वो का वो रहेगा। राइट? तो ये दिक्कत है। तो बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारे इंसेक्ट, ये प्लांट को असर करते हैं। दूसरा अबायोटिक, वो तो बायोटिक है जिंदा चीज है। अब अबायोटिक, हवा, पानी, अगर एयर में बहुत पॉल्यूशन है तो भी दिक्कत है। मैं बताता हूँ, हवा की स्पीड ज्यादा हुई, पेड़ गिर जाएगा, क्रॉप गिर जाएगी। थोड़े समय पहले मालूम होगा, पिछली बार वो आया था, बीपर जो आया था, मालूम होगा आपको। मेरे दोस्त है, गुजरात के ही हैं, उनके खेत में 10,000 पौधे थे कोकोनट के, सारे गिर गए, नुकसान हो गया। तो है ना, इसे बोलते हैं अबायोटिक। वही विंड का असर, विंड विंड वो झेल नहीं पाया। ठीक है, और एयर में बहुत पॉल्यूशन हो, कुछ वायरस तो विद एयर आते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा पौधा चाहिए जो किसी भी इंसेक्ट को, मैक्सिमम जितने भी इंसेक्ट उस एरिया में, सबको झेल सकता है, उससे वो असर नहीं पड़ने वाला। अगर पॉल्यूशन है भी, फिर भी वो उग जाएगा। हमें ऐसा उसके अंदर वो पौधा उस किस्म का होना चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बायोटिक, मतलब जिंदा चीज है, और जो विंड है, एयर है, उनके खिलाफ भी अपने आप को बचा के रख सके। उसके पास में बायोटिक और अबायोटिक दोनों रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ये क्वालिटीज में हम चाहते हैं, ताकि क्या हो, मान लो कि आपने उगा दिया। मैं वो बताता हूँ, अभी रिसेंटली क्या होता, खेती में क्या होता है, हमारा खेत था और हमारे पास वाला खेत था। हमारे खेत में 10 बीघा, ओके, जब मैं 10 बीघा बोलता हूँ, अपनी आधी स्कूल के आसपास मान लो, आधा स्कूल का, उससे भी ज्यादा जमीन। उतनी जमीन में हमारे कोई 50 बैग या 60 बैग तक, एक आता था वो, क्या होता है, राइला राइडा बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं उसे, सरसों। सरसों है ना, क्या बोलेंगे उसे, मस्टर्ड इंग्लिश में, राइट है। वो हुआ, हमारे पास में ही उतनी जमीन थी, शायद थोड़ा 1-2 बीघा हमसे कम होगी, उसके 150 बोरी हुआ, 150। रीजन क्या था, उसके जो सीड उसने यूज किए होंगे, उसके पास शायद ये ज्यादा अच्छा रजिस्टर हो, क्योंकि उस समय क्या हुआ, सर्दी के मौसम में एक बारिश भी होगी, और कुछ अबायोटिक बायोटिक चीजों की वजह से कुछ बीमारी लग गई उसको। तो हमारा वाला पौधा थोड़ा कमजोर रह गया, और उसका पौधा ने कुछ वो है, उसके पास रेजिस्टेंट क्वालिटी होगी शायद। ठीक है, तो उसका बढ़िया हो गया है, जो भी था प्रोडक्शन, ऐसे। तो ये सब, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। और क्या क्वालिटी है? फोर्थ, वाइडर अडेप्टिबिलिटी। वो मतलब ऐसा है कि हम एक ऐसा पौधा चाहते हैं जो अलग अलग कंडीशन में उग सके। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी क्रॉप हर कंडीशन में नहीं उग सकती। कुछ चीजें सिर्फ कश्मीर में उगेगी, कुछ चीजें सिर्फ राजस्थान में उग सकती है, राइट है। पर अब हम जानते हैं कि दिन ब दिन तो लोग खेती छोड़ रहे हैं। कल उठ के मान लो कि खेती जमीन राजस्थान में बहुत कम हो गई, तो जो जो क्रॉप राजस्थान में उगती है, वो तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फिर कहाँ से लाओगे वो? तो आपको जानबूझ के वो वहां उगाना पड़ेगा जहां वो नहीं उगती है। अब आपके बीज के अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि वो अडेप्ट कर सके उस एनवायरनमेंट को, तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर आपका देश वो चीज बाहर से इंपोर्ट करेगा। मान लो कि कल उठ के गेहूं हमारे यहाँ कम हो जाए, हम बाहर से मंगाएंगे, तो सर क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है? हम पैसे दे देंगे। अरे भाई, मान लो कि मैं अमेरिका हूँ, ये इंडिया है, इसने मुझसे गेहूं मंगाए, कल उठ के मैं चाहता हूँ कि इंडिया मेरे सामने झुक जाए, झुक जाए, वरना गेहूं नहीं दूंगा, जनता भूखी मरेगी। मजबूरी में झुक भी जाएगा। खाने के मामले में अगर किस पर निर्भर हो, सबसे शर्म की बात है ये। दो पैसे कम से होते, पर खाने के मामले में कभी किसी पे निर्भर होने का नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। इतना तो इंसान को खुद की इज्जत होनी चाहिए देश को। आज अफगानिस्तान गेहूं के मामले में पूरी तरीके से हम पे निर्भर है, इंडिया पे। आप समझे? तो ऐसा है, तो हम क्या चाहते हैं कि
हमको ऐसी क्रॉप बनानी है जो अलग अलग एरिया में उग सके। तो सर वो कैसे करोगे आप? वही तो बीज है, वो करेंगे ना, ये टेक्निक बताऊंगा ना सब में। ये टेक्निक, वो टेक्निक, ये सब करने की टेक्निक ये नहीं। हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। और क्या प्रॉपर्टीज है? ठीक है, तो और प्रॉपर्टीज है कि जो भी हम क्रॉप उगाए, है ना, उसमें बहुत सारी लीफ हो, पत्ती देखो, जितनी पत्तियां उतना फोटोसिंथेसिस, जितना फोटोसिंथेसिस उतना वो फूड बना। व्हाट इज फूड? वही फ्रूट। फ्रूट इज द फूड ऑफ द प्लांट। यस और नो? ज्यादा रूट आएगा, ज्यादा गेहूं उगेंगे उसपे, एक ही पौधे में ज्यादा गेहूं लगेंगे। ज्यादा लीफ हो, ज्यादा हाइट हो, उसकी अच्छी खासी हाइट हो, ज्यादा ब्रांच हो, टहनियां, ज्यादा टहनियां होगी, ज्यादा फ्रूट आएंगे, है ना। तो ये सब क्वालिटी एक बीज के अंदर होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज। और ये प्रॉपर्टीज अचीव करने की टेक्निक में से एक टेक्निक है द टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है इसमें? देखो, हम सब जानते हैं कि मान लो जब रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल पार्टनर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट है। सो जो हमारे बॉडी में जेनेटिक मटेरियल है, पता है वो बोलते हैं ना कि यार कुछ चीजें तेरे पापा से मिलती है हमारी ना, कुछ मम्मी से मिलती है। क्यों? क्योंकि कुछ डीएनए का पार्ट पापा से आया, कुछ मम्मी से आया, राइट है। तो अगर सेम वे प्लांट में होता है, प्लांट में सेम होता है, ठीक है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट दे फ्यूज, जिसे हम स्पर्म ओवम बोलते हैं, ठीक है। जब वो फ्यूज करते हैं तो कुछ मेल गैमेट से डीएनए आया, कुछ फीमेल गैमेट से आया। अब इमेजिन करो कि एक पौधा है पपैया का, वो उगता है पंजाब में। वो एक पौधे पे ना शाम, मतलब एक एक ही पौधे पे 100 पपैया लग जाता है, ठीक है। और एक पपैया है राजस्थान में, जिसमें जिसकी खासियत ये है कि पपैया तो तीन चार ही लगते हैं, पर यार बीमारी कोई भी झेल जाता है वो। तो एक काम करते हैं, स्पर्म लेते हैं पंजाब वाले का, इसका ले लेते हैं ओवम, या इसका स्पर्म उसका ओवम, दोनों को फ्यूज करवाते हैं, दोनों का कैरेक्टर आ गया। अब जो नया पौधा आएगा, पपैया भी ज्यादा सामान झेल भी सकता है, जो एनवायरमेंट है। नाउ दिस टेक्निक इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। बात समझ में आ गई? यस और नो? ऐसा। तो देखो, अब इसकी जो डेफिनेशन है, उसी में अब सुनना ध्यान से, डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉस करवाना है ना, स्पर्म ओवम ऑफ टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। दो अलग अलग प्लांट है, उनका आपको क्या करवाना है? क्रॉस ओवर करवाना है, ठीक है। टू प्रोड्यूस ए न्यू वेराइटी जिसमें गुड प्रॉपर्टीज दोनों की हो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस टेक्निक इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। बात समझ में आ गई? राइट और रॉन्ग? ठीक है, ओके। और क्या टेक्निक है गुड सीड, ये प्रॉपर्टीज लाने की? ये भी है, इट्स वेरी गुड टेक्निक, ओके, यूज भी करते हैं लोग। एक टेक्निक है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जीएमएस, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखो, हमारे बॉडी में कुछ भी हमारे बॉडी में आपको दिख रहा है ना, वो हर चीज डीएनए में कोडेड है। हिंदी में इंग्लिश में कोडेड नहीं, केमिकल फॉर्म में। डीएनए से केमिकल बेसिकली, ठीक है। तो भाई हमारी दो आंखें हैं, तो ये डीएनए में कोडेड है, केमिकल फॉर्म है। एवरीथिंग अबाउट अस, ओके। हम कौन सी बीमारी से ज्यादा ग्रस्त होंगे, कौन सी बीमारी से कम ग्रस्त होंगे, ये एवरीथिंग इज कोडेड इन आर जीन्स, डीएनए। तो सेम टू सेम प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका भी डीएनए होता है, उसके भी जीन्स में ये कोडेड फॉर्म में होता है, ठीक है। आज टेक्नोलॉजी इस हद तक पहुंच गई है कि हम जो चाहे ना वो जीन को प्लांट में से कट कर सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार दूसरा जीन डाल सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी यूट्यूब पे आप देखोगे, देखना क्या है, मतलब वो लाइव चीज है। साइंटिस्ट की पूरी लेबोरेटरी, उसमें उन्होंने क्या किया, दो मक्खियां ली, दो हाउस फ्लाई। एक के पंख कलर्ड थे, एक के पंख कलर्ड नहीं थे, दोनों सेम स्पीशीज की थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया पता है? अब वो कलर्ड क्यों है? क्योंकि उसके उसके डीएनए में कहीं ना कहीं वो कलर्ड वाला पार्ट है और इसके डीएनए में नहीं है। तो उन्होंने सिंपली क्या किया, उन्होंने उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। वो कैसे करते हैं वो सब उनको मालूम होता है, ठीक है ना, वो टेक्निक्स होती है, एक्सपेरिमेंट होता है। उन्होंने उसका वो डीएनए, उस डीएनए के उस पार्ट को लिया, कलर वाले पार्ट को, और इसके बॉडी में इंजेक्ट किया, जो भी उनकी टेक्निक होती है। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, इस वाले के भी कलर विद इन फ्यू आवर्स कलरफुल हो, पंख। अब वो आ गया, तो वो क्वालिटीज में डाल दी गई। सेम वे सीड में होता है ऐसा। तो क्या करता है साइंटिस्ट लोग, अ, मान लो कि चावल लिया, चावल की क्रॉप ली, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया सीड का, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, मान हम चाहते हैं कि ये चावल कम पानी में भी उग सके, ऐसा डीएनए इंजेक्ट कर दिया। अब जब वो चावल उगाओगे, वो पौधा, उससे और चावल निकलेंगे,
उस वो सारे सीड होंगे, उसमें वो सारी प्रॉपर्टी होगी जो हमने उसमें इंजेक्ट की है बाहर से। नाउ दिस टाइप ऑफ सीड नोन एज जेनेटिकली जेनेटिक जीन्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। ठीक है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, अब तो जितने भी सीड यूज करते हैं लोग खेती में, वो सारे जीएमएस सीड होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। समझ गए? तो वो इसका हम जो यूज करते हैं सीड, उसमें से एक बहुत फेमस है, बीटी कॉटन का सीड आता है। हमारे जो देसी कॉटन होता था, देसी कॉटन पहले, ठीक है, उसमें एक बीमारी ये थी कि जब समय चेंज हुआ, जब पॉल्यूशन खूब ज्यादा बढ़ा, तो वो उस एनवायरनमेंट को झेल नहीं पा रहा था। तो हमारे यहाँ का जो देसी सीड था कॉटन का, कॉटन तो हमारे यहाँ पहले से उग रहा है। हमारे इंडिया तो बहुत फेमस था कपड़ों का, मालूम होगा, कपड़ों के मामले में इंडिया बहुत फेमस रहा है। ठीक है। हम तो कपड़े बाद बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, सिल्क ये सब चीजें है ना। तो अ, पर जब इंडस्ट्रीज बढ़ी, हम इंडिपेंडेंट हुए, पॉल्यूशन बढ़ा, तो उस एनवायरनमेंट को वो झेल नहीं पा रहा था। कोई ना कोई इंसेक्ट उसको आसानी से खा खा लेता था। आपने उगाया, वो खत्म हो जाएगा, पूरा जल जाएगा पूरा पौधा, क्योंकि उसके जीन्स में वो डिफेक्ट था। तो हमारे जो साइंटिस्ट, हमारे गवर्नमेंट है और साइंटिस्ट ने मिलके उसके अंदर ऐसा जीन इंजेक्ट किया कि अब जो हम सीरीज करते हैं उसको कुछ नहीं होता। सबसे वन ऑफ द आसान खेती है कॉटन की, क्योंकि अब उसके अंदर वो प्रॉपर्टी आ चुकी है। आप समझे? यही यही करते हैं साइंटिस्ट लोग लैब में। समझ गए? तो ये सेकेंड टेक्निक है, गुड और हेल्दी सीड। ये सारी प्रॉपर्टी अगर आपको चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा साइंस की तरफ, और साइंस ये टेक्निक यूज करती है। इसके अलावा और भी बहुत चीजें होती है, हमारे बुक में शायद यही डिस्कस किया गया है, पर आप अपने आंसर में ये भी लिख सकते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। तो ये समझ में आ गया कि क्रॉप की वैरायटी कैसे इंप्रूव होगी। ये काम गवर्नमेंट और साइंटिस्ट लोगों को होता है। एक बार अच्छा बीज तैयार हो गया, अब क्या करना है? उसको किसान को देना है, किसान उसको उगाएगा, फिर सॉरी बेटा पास कर देना। बेटा नजर मत लगाओ, ठीक है? क्या रे? हैं? क्या देख रही है डिंगली? ठीक है। अच्छा देखो, तो भाई साइंटिस्ट लोगों ने अपना काम कर दिया, फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है। क्या चाहिए हमें? क्रॉप की वैरायटी के लिए अच्छा सीड चाहिए। अच्छे सीड का मतलब क्या? ये सारी प्रॉपर्टी वाला सीड। ये कैसे बनेगा? इन टेक्निक से बनेगा। हो गया सीड तैयार। पोपट ने बढ़िया सीड तैयार कर दिया। पोपट ने एक्सपेरिमेंट किया, एकदम सीड तैयार हुआ पोपट जैसा, है ना, रंग बिरंगा सीड तैयार हुआ। पौधे भी ऐसे ही डांस करेंगे। समझे नहीं समझे? तो बढ़िया तैयार हो गया। अब अब वो सीड मार्केट में आएगा। कौन लेगा उसको? किसान लेगा। एक होता है किसान पुत्र, ये है किसान पुत्री। और देखो बेटा, एक बात तो सही है ना, देखो यार, इसको क्या जरूरत है ट्रैक्टर की? ये अपने उंगली से हल करेगी। तैयार। जरूरत ही नहीं है। वैसे पॉलिनेशन के लिए एयर का सही बहना जरूरी है। तो मान लो कि सामने तेज हवा आ रही है, इसको हवा रोक दिया, डिपोट से भी काम करनी होगा। मान लो कि हवा चेंज करनी है, हवा इधर, कल उठ के नॉर्मली कहते हैं, गेहूं गेहूं में से जब गेहूं निकालने होते हैं उस क्रॉप में से, उसको एक पूरा मशीन आना पड़ता है कि ये भी करेगी सेपरेट, नो इन्वेस्टमेंट, फ्री में खेती। क्या बोलती है क्या नहीं? बैल की जगह खुद रीमा लग, और कंधों पे नहीं, ये इसका स्टाइल नहीं, उंगली पे ये करके। इतना ही मतलब, इसके अंदर इतना पानी समाता है। ये तो आएगी ना बारिश, तो पता है लोग वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, ये पानी से अंदर इकट्ठा करेगी वाटर हार्वेस्टिंग। अंदर मतलब 2-3 डैम जितना पानी आ जाएगा। फिर जब भी पानी चाहिए, फिर धीरे धीरे ये अपना एक बिजनेस लॉन्च करेगी कि जिसके भी खेत में पानी नहीं, मुझसे कांटेक्ट करो। फिर कुछ इस तरीके से रीवा सबको पानी पहुंचाएगी।
एंटिक है एकदम। आपने देखा ना वो, पता है आपने वो देखा वो ड्रिप इरिगेशन, उसमें पाइप लगता है। रीमा से ना फिर अलग ही लेवल पे काम होगा, अलग ही लेवल है। और पता है वो होता है वो स्प्रिंकलर होता है, स्प्रिंकलर। साइड में चलेगा गाना घूमर वाला, घूमर घूम। सो ऐसा है, अलग ही टेक्निक होगी। फिर ये दुनिया में एक अलग तरह की टेक्निक सामने आएगी। क्या बोलते हैं रीमा? सोचो यार, ये तो तुम मजाक कर रहे हैं, ऐसा सच में ये करती हो तो कितना चाहिए तुम्हें? 1 मिलियन टन, 8 लेके जाओ तुम। ऐसे मेथड का नाम है राम मेथड, रीमा एग्रीकल्चर मेथड, राम मेथड। इसमें अभी भगवान जोड़ दिए उसमें ऐसे। रीमा का लेवल ही अलग है, कोई मैच नहीं करता उससे। तो अगली बार जब खेती करनी हो इम्प्रूव, किसको बुलाओ? राम जी को। ओके बेटा, जाने समझ में आ रहा है? ओके फाइन। तो पहला था बेटा, सुनो, पहला है वैरायटी को इंप्रूव करना, तो हो गई। अब सेकंड, एक बार वैरायटी इंप्रूव हो गई, अब है क्रॉप का प्रोडक्शन इंप्रूव करना है। सेकंड क्रॉप में आता है उसका प्रोडक्शन। तो सर तो हो ही जाएगा ना सर, वैरायटी थी तो सीड तो सर अब तो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। रीमा के जलवे हैं। फिर जब कुछ सालों बाद जब एसडीएस में प्रोग्राम होगा, ट्रिब्यूट टू आवर हीरोज, तो उसमें ट्रिब्यूट टू रीमा जाएगा। फिर एक अभूतपूर्व योगदान है खेती में, रीमा को फिर भारत रत्न मिलेगा। नहीं ए बेटा, सुनो, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लिया करो, है ना? फिर ठीक है। और दूसरा बेटा, वो जो फ्रंट कैमरा है उस पे फिंगर रख देने की। या फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो तो इशू नहीं आएगा, ठीक है? चलो बैठो, बैठ जा रे, केक कट। अब सुनो, देखो आपने अगर अच्छा बीज उगा भी दिया और उसको पानी नहीं दिया फिर ठीक है। आप बेटा, बेटा जो प्लांट होता है, जिस तरीके से हमको न्यूट्रिएंट चाहिए, हमारे न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलते हैं? खाने से। वैसे ही प्लांट को भी क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट। वो कहाँ से मिलेंगे? मिट्टी में से। अब बेटा मिट्टी में वो न्यूट्रिएंट अगर होंगे ही नहीं तो, देखो बच्चे, मान लो कि आपने दुनिया की सबसे बेस्ट बाइक खरीदी है और मक्खन एकदम, पर आपने पेट्रोल नहीं दिया उसको, तो बेटा किस काम की बेटा, है ना? फिर पोपट उसको पाँव से भगाएगा उसको। चलो बेटा, रीमा के समझ में आता है। जय बजरंग बली, बम, मून पे लैंडिंग। इसरो ने बेटा कांटेक्ट किया रीमा से, इसरो बिल्कुल फ्यूल यूज करेगा ही नहीं। रीमा, मून पे लैंडिंग।
वो तो सिर्फ इतने से, आप समझे? नो फ्यूल, जीरो फ्यूल में मून पे लैंडिंग। मैं क्या मैच समझे। अच्छा सुनो सुनो सुनो, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आप जिस मिट्टी में ये सीड उगा रहे हो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में हो। दूसरा, प्रॉपर आपको पानी देना पड़ेगा, ठीक है? तीसरा, क्या इतना करने से हो जाएगा? नहीं, अगर हम कुछ और टेक्निक्स का भी यूज करें, जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूं। एक जीरा जो होता है अपने घर पे यूज करते हैं खाने में, अगर जीरे के फसल के बाद में कोई और फसल उगाए उसी खेत पे, ठीक है, शानदार प्रोडक्शन होता है उसका, ये फिक्स है। अगर ग्वार, पता है ग्वार खाते हो आप? सब ग्वार फली, ग, हाँ हाँ, उसे ग्वार बोलते हैं, ऐसे ठीक है, गवार नहीं है बेटा। हम्म। बेटा जो हाँ, जो लोग, अगर ग्वार की फसल के बाद में कोई और फसल उगाई जाए, बहुत तगड़ी हमने इस बार ये किया हमारे खेत में, हमको उस पे गेहूं उगाने थे सर्दियों में, तो हमने क्या किया, उस पे रेनी सीजन में ग्वार लगा दिया, ठीक है? तो भले ही कम प्रोडक्शन हुआ, पर अब हम जब उस पे गेहूं उगाएंगे तो मान लो कि हमने ग्वार नहीं लगाया होता, सीधा गेहूं उगाए होते, तो उतने में मान लो कि हमारे 30 बैग, 30 कुंटल होता, अब वो पक्का 50-60 कुंटल होगा, विदाउट एनी एफर्ट। तो आप समझो, सिर्फ इरिगेशन फैसिलिटी दे दी, आपने न्यूट्रिएंट सप्लाई कर दिया, क्या उससे काम होगा? नहीं, कुछ और भी टेक्निक्स है। देखो हम क्या चाहते हैं, प्रोडक्शन और अच्छी हो, तो उसकी वो टेक्निक्स है, तो हमें कुछ क्रॉपिंग पैटर्न भी यूज करने पड़ेंगे। समझ गए क्या? नहीं समझे? तो बीज अच्छा तैयार कौन करेगा? गवर्नमेंट और साइंटिस्ट मिलकर। गवर्नमेंट पैसे लगाएंगे, साइंटिस्ट को सैलरी देंगे, साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, बीज बन गया, कहाँ पहुंचेगा? किसान के पास में, राइट? अब दो चीजें इसको देखनी पड़ेगी, एक उसका ध्यान, देखो आखिर में वही उगाएगा, और दूसरा उसकी सेफ्टी भी देखनी पड़ेगी उसको बाद बाद में जाके। एक बार बीज तैयार हो गया और आपने ऐसे मिट्टी में खुले में छोड़ दिया, कोई भी जाके खा के जा, कोई भी आया खा, पोपट आया खा के गया उसको, अरे हाँ के ना, बारिश होगी बीज खराब हो गया, नहीं। तो वी हैव टू प्रॉपरली स्टोर इट, तो दो चीजें होती है आफ्टर दिस, ये और ये, इन दोनों में ध्यान देना पड़ेगा हमें। मान लो कि आपको 8 मिलियन टन सामान चाहिए था खेती का, बन गया, और गवर्नमेंट ने ध्यान दिया नहीं, सारा बारिश में खराब हो गया, तो लोग तो ये भूखे मर जाएंगे। सिर्फ उगाना थोड़ी है बेटा, उसको उगा के सही जगह स्टोर करके हर हर इंसान तक पहुंचाना भी तो है, राइट? कि पूरे साल उसको खाना खिलाना है। ऐसे नहीं है आज उग गया ले ठूस मुंह में, पूरे साल का स्टॉक, ऐसा तो होता नहीं है। अरे हाँ के ना, भाई रीमा की बात अलग है बेटा, वो वाटर हार्वेस्टिंग से ये फूड हार्वेस्टिंग करती है इसे, पूरा स्टॉक अंदर, जब लगती है भूख तो क्या है अंदर? आम ऐसे निकालती है। सामर्थ्य का तो अलग, सामर्थ्य का बेटा अलग स्टॉक है, सामर्थ्य का अलग स्टॉक। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है? तो ये तीन बातों को ध्यान देना पड़ेगा। अब सुनो बेटा, देखो, ये इस पे पूरा पूरा रोल गवर्नमेंट का है, क्योंकि वही साइंटिस्ट को हायर करती है। इन दोनों में गवर्नमेंट और फार्मर दोनों का रोल है। फिर क्यों, सिर्फ फार्मर क्यों नहीं, मैं वही बताऊंगा, ठीक है? मेन रोल फार्मर का है, नो डाउट, पर गवर्नमेंट को उसको हेल्प करनी पड़ेगी। कैसे, समझाता हूं। तो क्रॉप के प्रोडक्शन को इंप्रूव करना है, क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव करनी है, वी हैव हाइब्रिडाइजेशन, genetically modified seed, various techniques to do that, to improve the quality of seed. Now second पार्ट आएगा, उस सीड से ज्यादा प्रोडक्शन, एक ही सीड से ज्यादा प्रोडक्शन, उसके लिए किसान को तीन बात ध्यान देना पड़ेगा: न्यूट्रिएंट सप्लाई सॉइल में, इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर, और क्रॉपिंग पैटर्न। ये तीन टेक्निक अपनाएगा। पहले समझते हैं न्यूट्रिएंट का क्या मतलब है, ठीक है? क्या मतलब है न्यूट्रिएंट्स? देखो, प्लांट को जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो अलग अलग सोर्स से मिलते हैं। उसके सोर्सेज क्या है? पहला सोर्स है न्यूट्रिएंट का, एयर, हवा। हम बचपन से पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्लांट हवा से ही लेता है। तो ये दो न्यूट्रिएंट कार्बन और ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? एयर से। कार्बन सी, ऑक्सीजन ओ, ये पहला सोर्स हो गया उसका, ठीक है? दूसरा सोर्स है वाटर। अच्छा, वाटर में कौन से होते हैं न्यूट्रिएंट?
व्हाट इज वाटर? H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दो न्यूट्रिएंट है। प्लांट को कार्बन चाहिए, एयर से मिलेगा। प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, एयर और वाटर वहां से मिलेगा। ठीक है, राइट। और क्या चाहिए प्लांट को? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन। चलो ये तो आपको एयर से मिल जाएगा, पर वाटर और जो बाकी न्यूट्रिएंट है वो सब कहां से मिलेंगे? सॉइल से। कहां से मिलेंगे? ठीक है, तो सॉइल से प्लांट वाटर भी ले लेता है, प्लस और भी न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन आता है उसमें, ठीक है, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, है ना, पोटैश, बहुत कुछ होता है बेटा, क्योंकि हम खेती करते हैं तो मालूम है ना, वो एक्सेट्रा। गवर्नमेंट के कुछ साइंटिस्ट लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई अभी पोटैश डालो, अभी ये डालो, वो उनको गाइड करते हैं किसानों को। ठीक है, समझे? तो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, देखो, हम पता है आपने सुना होगा, हम लोग बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, अनफर्टाइल लैंड है, और एक फर्टाइल लैंड है। क्या मतलब है फर्टाइल सॉइल, अनफर्टाइल सॉइल? देखो, जिस सॉइल के अंदर में ये न्यूट्रिएंट की कमी है, दैट इज अनफर्टाइल, और जिसमें ये भरपूर मात्रा में, वो फर्टाइल है, दैट्स इट। मिट्टी के अंदर में अगर आपने ये पहुंचा दिए, उपजाऊ, और अगर नहीं है तो वो नहीं है। मिट्टी बेटा है तो मिट्टी, तो मिट्टी है, उसमें तो क्या है, वो कंकड़ है, दान है, वही है। पर उसके अंदर अगर मैं ये वाले एटम्स नहीं है, ये वाले पार्टिकल्स नहीं है अगर, ठीक है, तो वो अनफर्टाइल कहलाती है। समझ गए? तो मिट्टी के अंदर में ये आखिर में आते कहां से? तो इसका आंसर है मैन्योर। और पढ़ा होगा, ह्यूमस, प्लांट गिरता है, पत्तियां गिरती हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है, उससे ह्यूमस टॉप सॉइल बनती है। समझे? वो सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो मिट्टी में, प्लांट एनिमल जो मरते हैं ना, जब वो डिकम्पोज होते हैं, उनकी बॉडी सड़ जाती है, तो उनकी उनकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी था, वो सारा मिट्टी से आया था, वापस से मिट्टी में ही चला जाता। आप समझे? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो देखो, सबसे पहले किसान को ये देखना पड़ेगा कि उसके खेत में न्यूट्रिएंट है कि नहीं। मान लो कि है, बढ़िया है, खुश हो जाओ। पर जैसे ही आप कोई क्रॉप उगाओगे, क्रॉप को चाहिए न्यूट्रिएंट, तो क्रॉप क्या करेगा? उसमें से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ले लेगा। तो उस सॉइल के अंदर में जो उनका अमाउंट है वो कम हो जाएगा। भाई एक घड़े के अंदर नाइट्रोजन आपने ले लिया, तो कम हो जाएगा ना। तो वापस से कहां से लेके आओगे? अब बेटा थोड़ी होगा, किसान कोई 10-15 गाय लेके आएगा या भैंस लेके आएगा या कोई जानवर लेके आएगा, उसको मारेगा, सड्डे देगा खेत में। नहीं, वो तो होता है, वो थोड़ी होता है बेटा। फिर तो इसमें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, कि फिर वो 10-15 पेड़ काट के लेके आएगा, उसको सड़ाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। किसान को क्विकली काम करना पड़ेगा, उसको क्विकली उस सॉइल में न्यूट्रिएंट की सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए दो टेक्निक्स हैं, या तो वो अपने खेत में यूज करे मैन्योर, या यूज करे फर्टिलाइजर। बात समझ में आई? ठीक है, ये दो टेक्निक, ये क्या मैन्योर क्या है और फर्टिलाइजर, ये कुछ नहीं, ये मतलब जैसे कि गाय का गोबर मैन्योर, ठीक है, भैंस का गोबर मैन्योर है, ठीक है, गोट की जो वो मिंगनियां होती है ना, मिंगनी बोलते हो सुमारवाड़ी में। अरे बकरी का गोबर, अब वो, हाँ, और बेटा बकरी को भाई जैसे इतना सारा एक साथ में नहीं करती है, वो ऐसे इंस्टॉलमेंट में करती है, इंस्टॉलमेंट में करती है। मैं, मिंगनी, मिंगनी, मारवाड़ी में बोलते हैं मिंगनी, क्या बोलते हैं? मिंगनी बोलते हैं। क्या बोलते हो गुजराती में, क्या बोलते हो? लिंडे। कितना अजीब वर्ड है यार, छे हट, चुप बैठ रहे, हट, हट, क्या बातें करी अजीब अजीब, कितना अजीब वर्ड है लिंडा, छे। एक, बेटा हॉलीवुड की मूवी है, उसमें तो उस एक्ट्रेस का नाम लिंडा है, मैं कहा यार। और जब भी उसको कोई लिंडा बोलता है, मेरे माइंड में कुछ और ही आता है। मैंने कहा यार, इतनी सुंदर कन्या है उस मूवी में, उसको देख के ऐसा नाम है, कितना अजीब लगता है यार। हाँ, टिंडोरा तो भी अच्छा वर्ड है ये तो। नहीं ये ठीक है, टिंडोरा फिर भी समझ में आता है। बटा का, आदू,
आदू बोलते हैं ना, आदू। क्या वृंदा? यार ये गुजरात में है तो बेटा वो मीठे भिंडे, मीठे भिंडे खाए हो किसने? मीठे भिंडे। क्या कर रही है तू? अच्छा, तो बेटा ये नाक में जा अंदर, ऐसा नहीं करना है। ओए बेटा ओए टाइम क्या हुआ देखना बेटा एक बार। ए लिंडे की बुआ, टाइम देख। साहब। ओए ए बेटा तू क्या चाहती है? कोई नहीं बेटा, कल से तू चालू कर ले। ओए हाँ सुनो, तो वो जो बकरी की लिंडिया होती है उसको हम कैसे यूज करते हैं वो बता दूं, ठीक है? ओए अब सुनो, सबसे पहले ये समझते हैं कि प्लांट को, बस अब ठीक है। प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए। प्लांट के न्यूट्रिएंट कौन कौन से? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब। कार्बन मिलता है एयर से, ऑक्सीजन एयर और वाटर दोनों से, हाइड्रोजन सिर्फ वाटर से, बाकी जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल से। ठीक है, चलो बढ़िया से। न्यूट्रिएंट भी प्लांट में दो तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो ज्यादा, माइक्रो कम, ठीक है। दोज न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन वेरी लार्ज अमाउंट, उन्हें क्या बोलते हैं? मैक्रो। अब ध्यान रखना, इसमें सब दिया हुआ है, बस आप उसके एक दो एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है। नोट्स में सब कुछ गिवन है, ठीक है ना। एक आता है माइक्रो, नाम से ही मतलब लेस अमाउंट में चाहिए, कम चाहिए। जैसे हमारी बॉडी को विटामिन बहुत कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट हमको बहुत ज्यादा चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए मैक्रो है, और विटामिन हमारे लिए माइक्रो है, बहुत कम अमाउंट में चाहिए। आयरन बहुत कम चाहिए तो वो माइक्रो हो गया। तो दोज विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट, तो वो माइक्रो हो गया, ठीक है, सिंपल है। कुछ एग्जांपल दिए माइक्रो के, मैं बताता हूँ। आयरन हो गया, जिंक, कॉपर, ये सब माइक्रो है। मैक्रो का एग्जांपल है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये सब, ठीक है, जो लार्ज अमाउंट में चाहिए, स्पेशली नाइट्रोजन। पता है ग्वार, जब हम ग्वार उगाते हैं किसी खेत में, या फिर जीरा उगाते हैं, या फिर कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट उगाते हैं, मतलब दाल, दालों को बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। जितनी भी दाल है, तुअर की दाल, चने की दाल, दे आर ऑल नोन एज लेग्यूम्स, ठीक है। वो उगाने के बाद में उनकी जो जड़ें, पत्तियां गिरती है ना उस खेत में, उन सभी पत्तियों में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। तो आपने एक बार वो उगा दी, उसकी पत्ती नीचे गिरेगी गिरेगी, ऑटोमेटिक सॉइल में क्या आ गया? नाइट्रोजन। इसलिए उगाते हैं। आप समझना है क्यों क्यों उगाते हैं ये लोग, हम खेत में ही पहले क्यों उगाते हैं। बाकी बाकी क्रॉप्स में ऐसा नहीं होता है, उनके लीव में ये सब इतने अमाउंट में नहीं होते हैं। वो सब क्या करते हैं, वो लेते हैं और डाल देते हैं अपने सीड के अंदर में। तो सीड तो हम ले लेते हैं, पत्तियां फेंक देते हैं। ये जो गुआर होता है ये उल्टा करता है, ये अपने पत्तियों में बढ़ता है नाइट्रोजन को, ये सब चीजें अपने सीड में कम बढ़ता है, इसलिए फायदा होता है उसका। बात समझ में आ गई? ऐसा है। तो अब हम समझते हैं कि न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ लिया। न्यूट्रिएंट अगर सप्लाई करना है सॉइल में तो क्या तरीका है? इधर यूज मैन्योर, इधर यूज फर्टिलाइजर। अगेन गवर्नमेंट का यहाँ रोल आता है। क्या आता है? ये काम बनेंगे फैक्ट्री में, ऑब्वियसली साइंटिस्ट का काम है ये लोग, ठीक है। मैं कहा गवर्नमेंट का रोल इन तीनों में है। मेन रोल तो किसान का ही है, पर आखिर में वही खेती करेगा, पर यहाँ भी गवर्नमेंट को उसको हेल्पिंग हैंड देना पड़ेगा। लाइक गवर्नमेंट एट रेगुलर इंटरवल दे सेंड द पीपल टू वॉच ओवर द फील्ड,
कि भैया इस फील्ड में क्या कम पड़ रहा है, क्या न्यूट्रिएंट कम पड़ रहा है, वो सब किसानों को गाइड करते हैं। किसान हेल्प सेंटर बने हुए हैं आजकल, तो किसान कॉल सेंटर भी बन गए। किसान कॉल करे और पूछे कि ये दिक्कत आ रही है, वो गाइड करेंगे। आजकल तो किसानों के लिए टीवी चैनल बन चुके हैं, डीडी किसान करके। उस पर पूरी इन्फो आती है कि 15 दिन में क्या होगा, कितनी बारिश होगी, कब कौन सी फसल उगानी है, कौन सी नहीं उगानी है। तो गवर्नमेंट को यहाँ भी उसको गाइड करना पड़ेगा किसान को, ठीक है ना। अब पहले समझते हैं कि मैन्योर मैन्योर क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से बनता है, और किस तरीके से जो ये अपना फर्टिलाइजर है ये बनता है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, जो मैन्योर है ये 3 वैरायटी का होता है, ठीक है। सो मैन्योर में 3 वैरायटी, 3 तरीके का होता है। एक होता है कंपोस्ट, एक होता है वर्मी कंपोस्ट, एक होता है ग्रीन मैन्योर। तीनों में अंतर क्या है वो समझेंगे। पहले समझते व्हाट इज मैन्योर। डेफिनेशन आपको ऑलरेडी मालूम ही होगी, मैं वापस से पढ़ रहा हूँ। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोजिशन, मतलब सड़ाना किसको, एनिमल एक्सक्रीटर मतलब उनके वेस्ट को, गोबर को, एंड प्लांट वेस्ट, उनको सड़ाते हैं तो मैन्योर बनता है, राइट है, पहले से पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा, इसमें न्यूट्रिएंट अच्छा खासा होता है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। अब आते हैं हम इसके अलग अलग टाइप पे। अगर आप देखो, अगर आपको मान लो कि एनिमल वेस्ट से मैन्योर बनाना है, 2 टेक्निक है। आप एक खड्डा करो, एनिमल वेस्ट डाल दो उसमें, और उसमें अर्थवर्म यूज मत करो, उसको बिना अर्थवर्म के साइड दे दो, तब जो मैन्योर बनेगा वो कहलाएगा कंपोस्ट। सो एनी मैन्योर विच इज प्रिपेयर्ड बाय विदाउट यूजिंग अर्थवर्म, ओके, if we decompose animal excreta and plant waste without using earthworm, that मैन्योर known as compost। यहाँ पे अर्थवर्म का यूज नहीं होता, ठीक है, नो अर्थवर्म इज यूज, ठीक है। पर दिक्कत ये है कि इसको बनने में लंबा समय लगेगा, अर्थवर्म वही काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई। जैसे कि अगर आपको खाना पकाना है, ठीक है ना, तो वी कैन यूज सोलर एनर्जी, है ना, आजकल बस सोलर कुकर आए, धूप में रख दो वो तो, पर वो इट टेक, वो खीर बनने में ही 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, तो टाइम लेगा। अब उसकी अगर गैस यूज करो तो फट से आधे घंटे बन जाएगी। तो अगर आपको यही चीज जल्दी बनानी है, और अगर आप यही चीज अर्थवॉर्म के यूज से बनाओ, कैसे करोगे अर्थवॉर्म का यूज, कुछ नहीं करना है आपको, खड्डा करना है, सब वेस्ट डाल दिया, अर्थवॉर्म भी डाल दो अंदर। अर्थवॉर्म उसी, मान लो कि जो काम 2 महीने में होता है वही काम 15-20 दिन में हो जाएगा आपका। इन 15 days एवरीथिंग इज रेडी। सारे अर्थवॉर्म सेपरेट कर लो, वो मैंने उठा के डालो खेत में, खेत को मिल गया न्यूट्रिएंट, दूसरा डालो वेस्ट, डाल दो अर्थवॉर्म, ये तैयार हो जाएगा जितने वो खेत तैयार हो गए। समझ गए ऐसा। तो इफ द मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट बाय यूजिंग अर्थवॉर्म, देन दैट इज नोन एज वर्मी कंपोस्ट। इतना ही अंतर, बाकी है एट द एंड इसमें जो बनेगा वो भी सेम बनेगा, इसमें जो है वो भी सेम बनेगा, बस ये फास्ट बनता है। तो फिर ये क्या है, ये वो गुआर। देखो अब मैं, जब मैं ये पढ़ूंगा तो समझ जाओगे। देखो, सम प्लांट लाइक गुआर लिखा हुआ है इसमें, सन हेम्प आर, या फिर वो जीरा जो होता है ना, जीरो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूमिन, है ना, एक्सेट्रा, और लेग्यूमिनस प्लांट पल्सेस आर ग्रोन, वो उगाते हैं। आफ्टर सम टाइम दे आर मल्च, मल्च यहाँ पे मिक्स इन द फील्ड बाय प्लगिंग। वो क्रॉप है, आपने उसमें से सीड ले लिए, फिर उसके जो पूरा पेड़ है, उसका जो बचा हुआ डाली वाली है, सबको खेत में मिक्स कर दो। कैसे कैसे करोगे, ट्रैक्टर से करोगे, सीधी सी बात है, ट्रैक्टर चला दो ऊपर, वो हल जो होता है पूरा मिक्स हो जाएगा सब कुछ। अरे हाँ के ना, correct. So when some plant like guar or those leguminous plant or cummins are grown on the field, and then those plant are mixed in the field, ठीक है। अब जो उसके जो पार्ट्स है, उसकी स्टेम लीव्स, वो ऑटोमेटिक अंदर क्या बन जाएगी, सड़ जाएगी, इट विल डिकम्पोज, एंड दैट इज नोन एज ग्रीन मैन्योर, क्योंकि ये किसमें, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो इस तरीके से अगर आपने कोई तैयार किया है मैन्योर, ये तो क्या होता है, इनके लिए आपको अलग से खड्डा करना पड़ता है साइड में सेपरेट, वहां बनता है। ये कैसे बनता है, जो खेत आपको यूज करना उसी में आप एक पहले क्रॉप उगा दो, आपको वो क्रॉप भी मिल जाएगी, और उसी के जो बचे हुआ पार्ट है उसको उसी में मिक्स कर दो। समझ गए, तो जो न्यूट्रिएंट चाहिए थे मिट्टी को, वापस आ गए उसमें, उसी के जरिए। आप समझे नहीं समझे ऐसा। तो ये है 3 तरह के मैन्योर।
तो अब क्या होगा, इससे मिट्टी को क्या मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट, और आपके प्लांट होगा तो अच्छा होगा। ठीक है। एक और है चीज जो मिट्टी को सप्लाई करेगी न्यूट्रिएंट, वो है फर्टिलाइजर। इट इज नेचुरली मेड। ठीक है, हम बनाते हैं मैन, राइट है। ये आर्टिफिशियल है ना। क्या बनेगा, फैक्ट्री में बनेगा, क्या बनेगा, फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। सो दीज आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ये ऑब्वियसली कोई केमिकल ही होगा ये, मतलब क्या होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। दवाइयाँ आती है, आप जैसे कि हमको, जब हम पड़ते हैं बीमार तो क्या कहाँ जाते हैं, वो क्या कहाँ बेचता है, मेडिकल स्टोर, वहां क्या मिलती है, केमिकल दवाइयाँ। सेम वे आपके खेत में कुछ कम, कुछ पोटाश कम है, आप जाओगे, दुकानें होती हैं खेती के जो केमिकल होते हैं, जाओगे कि हमको, हमारे खेत में भी ये कम है, मुझे पोटाश की दवाई चाहिए, तो क्या करेगा, आपको एक डब्बी देगा, उसमें पोटाश होगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा इतना इतना मिक्स करना। वो केमिकल है, आप वो केमिकल को मिट्टी में मिक्स कर रहे हो। यूरिया, पूरे बड़े बड़े बैग आते हैं यूरिया के, है ना। डीएपी, एक अगेन पूरा बैग आता है उसका। हम हर साल, हम हर बार हमको खरीदना पड़ता है। अब तो सर फिर, तो सर फर्टिलाइजर भी न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, मैन्योर भी सप्लाई कर रहा है, और फायदा क्या है पर फर्टिलाइजर का, फर्टिलाइजर कंटेन मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एज कंपेयर टू मैन्योर, पहला चीज। दूसरा, दे कैन बी इजीली प्रोड्यूस क्विकली। एक ही दिन में आपको कितने बैग चाहिए, लाख, मशीन है, रेडी। मैन्योर एक दिन में बनता नहीं है। दूसरा, मैन्योर किससे बनता है, एनिमल एक्सक्रीटर। आजकल लोग इतने ढोर पालते कहाँ हैं, कहाँ से लाओगे गोबर, आप समझे। हमारे गांव में आज अगर मैन्योर आपको लेना है, ठीक है, जो गोट है वो सब, बहुत कम लोग बचे हैं। 3-3 साल की वेटिंग है उनके, पहले से बोल दिया कि इस साल तुमसे मैं लूंगा, इस साल तुमसे मैं लूंगा। और पहले तो क्या फ्री मिल जाता था, अब तो डिमांड है पैसों की, बहुत कॉस्टली होता है, प्लस कॉस्टली इन सेंस की, मतलब टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है। मैन्योर फर्टिलाइजर क्योंकि फैक्ट्री बनते हैं, तो मनी के टर्म में थोड़े से महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू, कि मैन्योर तो क्या वेस्ट से बन जाता है। ठीक है ना। तो गांव में क्या होता है, सिंपल होता है कि भाई मान लो कि मैं इससे लेने वाला हूँ, ये कोई रबारी है, मान लो, तो मतलब यार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं रबारी हूँ, ठीक है, ठीक है, मान लो कि रबारी क्या है? किसी का ढोर है उसके घर पे, मैं बोला ठीक है, एक काम करना, अगले साल जितना भी वेस्ट होगा इकट्ठा, है ना, वो सब मैं लेके जाऊंगा, और उसके बदले में तुझे 5,000, 10,000 फिक्स रेट होती है होती है। ठीक है ना, क्योंकि इसके कोई काम का है नहीं वो, उसको वैसे फेंकना ही है, उसको अगर 5-10 भी मिलता है, क्या दिक्कत है, राइट है ना, ऐसा होता है। और प्लस क्या होता है, बहुत वेट करना पड़ता है, 2 साल 3 साल। मैं सच, अभी ये स्थिति है, सब लोग, मतलब सब लोग छोड़ रहे हैं खेती, ये बकरी पाले सब लोग छोड़ रहे हैं। आजकल जो देसी समुदाय है वो सब छोड़ रहे हैं ये सब चीजें। जिसे अपन ग्वाले बोलते थे, पता है, कृष्ण भगवान ये तो ग्वाले थे, ग्वाले मतलब क्या, जो गाय पे चराते हैं, राइट है ना। तो लोग छोड़ रहे हैं सब चीजें, तो अब तो ये बहुत कम हो रहा है, पहले तो बहुत बहुत आराम से मिल जाता था, तो अब ये नहीं मिलता इतना, तो ये बहुत दिक्कत है। तो बेटा थोड़ी सबके पीछे से लेके घूम, कटोरा घूमे के लाल है, मैंने और दे। हाँ बेटा, तो यही काम बच गया अब, कि मैं बस गाय और भैंस का पिछवाड़ा ही देखूं पूरे दिन। मतलब वो 3 साल के लिए मैं इतना, तो फिर खेत, फिर तो कहाँ करते बेटा। अब आज से ना गाय और ढोर के पीछे एक परमानेंट बैग बांध लेंगे, वो बैग में इकट्ठा होगा। बेटा ऑब्वियसली सोचने में ठीक है, पर जब करने जाओगे तो ये सही नहीं है, मतलब फिजिबल नहीं है ना यार। ठीक है, काम करना, आप ट्राई करना, आपसे एक दिन ट्राई करके देख लो, और अगर आपको लगे कि भाई काम आसान है, तो कहीं नहीं बेटा, अपन इसकी फैक्ट्री खोल देंगे, है ना, आप एक पूरा बिजनेस खोल देंगे अपन इसका। ठीक है, अब सुनो सुनो, तो अब सुनो बेटा, सुनो तो, देखो बेटा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फर्टिलाइजर, इट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एज कंपेयर टू मैन्योर, इट कैन बी क्विकली प्रोड्यूस्ड। दूसरा, मैन्योर जब आप मिट्टी में मिक्स करते हो, तो मैन्योर पहले पानी में घुलता है, डिजोल्व होता है, सड़ता है, उसके बाद में उसके न्यूट्रिएंट मिट्टी में जाते हैं, और ये होने में बहुत लंबा समय लगता है, बिकॉज मैन्योर इज नॉट इजीली डिजोल्व इन वाटर। It take a very good amount of time to get dissolve all the nutrient from manure to soil. Fertilizer,
कुछ नहीं करना है, पानी के अंदर ही मिक्स करके देना है दवाई को। और प्लांट आखिर में लेता क्या है? पानी। और पानी के अंदर ऑलरेडी फर्टिलाइजर है, फट से ले लेगा। ये तो पानी में घुलता ही बहुत लेट है, बहुत समय लगता है इसको। तो कितने बढ़िया फायदे हैं फर्टिलाइजर के, फिर तो यही यूज करो। पर कहने पर तो दिक्कत ये होती है, देखो, अगर आप मिट्टी को एक निर्जीव वस्तु मानोगे कि ये तो यार नॉन लिविंग थिंग है, कुछ नहीं। सॉइल इज अ लिविंग एंटिटी। पूरी उसके अंदर, जैसे कि एक दुनिया इंसानों की बसी हुई है अर्थ के ऊपर, वैसी ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, इन सबकी दुनिया बसी हुई है मिट्टी के अंदर। तो हम क्या करें उसमें? मरने दो उनको। ठीक है, मरने दे देते हैं। मिट्टी के अंदर अगर वो बैक्टीरिया जो प्लांट के रूट तक नाइट्रोजन ये सब पहुंचाते हैं, वो मर गए, तो प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। कुछ साल बाद सारे प्लांट खत्म, 100 साल में सारे इंसान खत्म। एवरी लिविंग थिंग विल पेरिश। आप देखो, इंसानों को ये चीज, हमको ये हजम हो या ना हो, छोटी से छोटी वस्तु पे हम सब निर्भर हैं। इसीलिए देखोगे अपने सनातन संस्कृति में हर चीज को भगवान बन के पूजा गया था। क्योंकि हमारे यहाँ है ना, इंसान को कैसे जीना चाहिए उस हिसाब से धर्म को बनाया है। इंसान को, इंसान मस्ट रेस्पेक्ट द नेचर। तो क्या क्या कंसेप्ट लाया? पानी को पूजो, सूर्य को पूजो, हवा को पूजो, अग्नि को पूजो, मिट्टी को पूजो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर कल्चर एंड द अदर एब्राहमिक कल्चर? उनका जीवन धर्म से आया है, हमारा तो धर्म हमारे जीवन से आया है। तो हमको जीवन कैसे जीना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने अपना धर्म बनाया। तो सर फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि कल उठ के अगर हमको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी, तो क्योंकि हमारा धर्म जो है हमारे जीवन के हिसाब से आता है, तो हम अपने धर्म में चेंज कर लेंगे, मॉडिफिकेशन कर लेंगे कि भाई अब ऐसे नहीं, अब ऐसे जिएंगे। पर क्योंकि उनका धर्म किताब से आता है और पहले से किसी ने वो किताब चेंज नहीं हो सकती, तो क्या उनका लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हो सकता है? क्योंकि वो चेंज खुद को करेंगे तो वो किताब के अगेंस्ट जाएंगे। और किताब में लिखा है कि आप इसके अगेंस्ट गए तो आपका गर्दन काट दी जाएगी। यस, लिखा हुआ है। ये डिफरेंस है अपने कल्चर और उनके कल्चर में। इसलिए देखो हमारे यहाँ पे हर चीज को लोग बोलते क्या यार, क्या पूछते हो, गाय को ही पूछते हो, पेड़ को पूछते हो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये मेरा जीने का तरीका है। पर आज तो हर कोई मानता है कि ये सब चीजें जरूरी है। राइट और रॉन्ग अब तो प्रूव हो चुका है। आई थिंक अब हमको समझ में आया चाहिए कि सब चीजों की वैल्यू क्या थी। हम मानते नहीं इन चीजों में, पैसा होता है। तो आप समझो, अब आता है फर्टिलाइजर, तो दिक्कत क्या है? फिर तो हम सबको यही यूज करना चाहिए। भले 3-4 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, पर काम तो जल्दी हो जाएगा। और मैं बताऊं आपको, अगर किसी खेत में कोई क्रॉप उग रही है और आप उसमें डाल दो यूरिया, 2 दिन में तो क्रॉप की हाइट इतनी से इतनी हो जाती है। मैंने खुद ने देखा हुआ ये। दे एक्ट वेरी क्विकली। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, this fertilizer contain some chemicals. Those chemicals destroy all the living organism which live in the soil. अब समझो, तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल में वो करता क्या है? वो क्या करता है पता है? मान लो कि मिट्टी में से नाइट्रोजन कम हुआ और आपने मिट्टी को 1 महीने, 2 महीने या 5 महीने, 7 साल छोड़ दिया, सारे न्यूट्रिएंट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद बना लेगा मिट्टी के लिए। इसलिए किसान जो होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं पता है? हम 2 सीजन लेते हैं, बारिश और सर्दी। गर्मी में 4 महीने मिट्टी को छोड़ देते हैं। उस समय क्या हो रहा है? उस समय वो सारे बैक्टीरिया जो हमने मिट्टी से लिए न्यूट्रिएंट, वो सारे ऑटोमेटिक बनाते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना? ठीक है। अब आप समझो, अगर आपने मिट्टी के अंदर फर्टिलाइजर यूज करते गए, एक दिन मिट्टी के, मान लो कि मिट्टी के सारे बैक्टीरिया हम लोग हैं, ठीक है, हम सब मर गए। अब मिट्टी के लिए वो न्यूट्रिएंट को हम कोई नहीं बना सकता। अब मिट्टी किसकी आदि हो जाएगी? फर्टिलाइजर की। बिना उसके तो काम होगा ही नहीं। यस और नो? मतलब इट विल बी लाइक अ नशा, कि अगर वो नहीं आया तो प्लांट उगेगा ही नहीं। तो क्या बेनिफिट है मैन्योर का? मैन्योर जब आप डालते हो मिट्टी में, तो हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाती, ट्रिपल हो जाती है। उनको मजा आता है, अरे वाह ये अपना इलाका आ गया। इट इंप्रूव द हेल्थ ऑफ द सोइल, मैन्योर। भले कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली, सुना होगा कि भाई एक्सीडेंट हो उससे अच्छा है कि आप आधा घंटा लेट पहुंचो। मिट्टी ही मर जाए उससे अच्छा है कि थोड़ा लेट काम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हे सुनो, तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हमें कैसी खेती करनी चाहिए? क्या हो गया? हाँ ठीक है। 2% रहा है।
तो बेटा वो सेव कर ले, वरना ये फिर लोचा हो जाएगा बेटा। हाँ मैं जानता हूँ।